अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का और ये फर्स्ट लेक्चर आपका फिजिक्स का स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें ऐसा नहीं है कि मैंने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आपको चैप्टर करवाना, बल्कि पूरा चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही लेक्चर के अंदर। और ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर होगा। और ये जो लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें मिशन 500 है कि हर स्टूडेंट जो लेक्चर देख रहा है उसके एटलीस्ट फर्स्ट क्लास के अंदर 500 मार्क्स हों। तो ये सारी चीजें हैं और इस लेक्चर के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कंसेप्ट आपको दूंगा, बल्कि शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज एग्जांपल हर चीज आपको करवाऊंगा। आज का जो हमारा लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1 है, मेजरमेंट्स का चैप्टर है। और इसके अंदर हम लोगों मुझे जो फील हुआ है कि कॉलेज के अंदर भी और वैसे भी बच्चों को ये फील होता है कि ये चैप्टर जो है डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, मेरा ये आप सबसे प्रॉमिस है, वादा है कि अगर आप ये मेरा लेक्चर देखते हो आपकी वो तमाम चीजें कवर हो जाएंगी जो पेपर में आनी है, जिनके आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपको शॉर्ट हिंट्स आपको यहाँ पे बताऊंगा और मैं स्पीड से आपके इस लेक्चर को लेके चलूंगा। आप इसको जहां से मर्जी रेडी कर सकते हो। मुझे पता है बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट होता है, इंशाल्लाह वो डाउट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो फिजिक्स है। व्हाट इज फिजिक्स? तो जैसे कि आप सबको पता है, आप सब 9th में पढ़ा होगा और उसके बाद हम फर्स्ट ईयर में अगेन वही चीज आप सबके सामने आ गई। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज। ये साइंस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पे फिजिक्स का इस्तेमाल ना हो रहा हो, जहां पे फिजिक्स यूज ना हो रही हो या उस चीज के अंदर फिजिक्स की एप्लीकेशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोवाइड्स द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स। मैंने आपको बताया ना, फिजिक्स की डिफाइन आ सकती है, फिजिक्स के बारे में आपका एमसीक्यू आ सकता है। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं यूनिवर्स के अंदर, जो कुछ हो रहा है, ये दुनिया घूम रही है, सूरज आ रहा है, चांद जा रहा है, कैमरे से वीडियो बन रही है, माइक से वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ये लाइटिंग चल रही है, फैन जो है वो आपको एयर हवा दे रहा है, इसी काम कर रहा है, आपकी ट्रेन चल रही है, सब क्या है? यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स जो चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? फिजिक्स चाहिए। फ्रॉम द मोशन ऑफ प्लांट्स टू द बिहेवियर ऑफ एटम्स। जो प्लांट्स हैं उनके मोशन से लेके एटम्स के बिहेवियर तक हर चीज। यहाँ पे जो वर्डिंग है वो बुक वाली वर्डिंग है, जो आपकी टेक्स्ट बुक की, ताकि आपके मार्क्स ना कट हो। आपको चीजें जो इस तरह समझाऊंगा मैं कि आपको ये फील होगा कि मैं बुक से ही पढ़ पढ़ के आपको समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। और हर वो चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम्पल के साथ। ऐसा नहीं होगा कि आपको जैसे बता दिया है वो आपने वो याद कर लिया, बल्कि फिजिक्स का नाम ही दूसरा कंसेप्ट है। ठीक है, इन सिंपल फिजिक्स एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन इन नेचर। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, कैसे एक चीज वो हो रही है और वो क्यों हो रही है, और हाउ एंड व्हाई। ठीक है, तो ये फिजिक्स का थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हर जगह फिजिक्स है। ये कोट पहना हुआ है, ये शर्ट पहनी हुई है, ये बेल्ट है, शूज है, सॉक्स हैं, कपड़े हैं, ये सब क्या है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही है। वहां कहीं ना कहीं पे फिजिक्स यूज जरूर हुई है। रिलेशन ऑफ फिजिक्स टू अदर साइंसेज। देखो, फिजिक्स हमें एस्ट्रोनॉमी में हेल्प करती है, फिजिक्स हमें केमिस्ट्री में हेल्प करती है, जियोलॉजी में हमें हेल्प करती है, बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंसेज के अंदर हमें फिजिक्स हेल्प करती है। कोई भी चीज आप कहोगे कि सर 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 हमें ये बताओ हेल्थ में कहां से आ गई? हेल्थ तो अलग चीज है, फिजिक्स अलग चीज है। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि हेल्थ फिजिक्स के बगैर चल ही नहीं सकती। आपके जितने हॉस्पिटल्स हैं उनकी बिल्डिंग्स किससे बनती हैं? फिजिक्स से। उस हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर बैठा हुआ है, जिस चेयर पे बैठा हुआ है, वो किस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग? फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो चेयर बनी हुई है। वो टेबल, उसकी मेजरमेंट, हर चीज के अंदर क्या है? फिजिक्स है। वो पेपर जिसके ऊपर वो लिख रहा है फिजिक्स है, वो पेन जो चल रहा है वो फिजिक्स है, वो जो उस डॉक्टर ने ग्लासेस लगाए हुए हैं फिजिक्स है। तो हेल्थ के अंदर भी फिजिक्स है, बायोलॉजी के अंदर भी फिजिक्स है। एस्ट्रोनॉमी, चीजें घूम रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, सूरज की, आपके पास सन की, प्लांट्स की जो आपकी मोशन है, वो सब चीजें। केमिस्ट्री के अंदर एटम्स मूव कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एनर्जी जो है वो प्लस हो रही है, एनर्जी माइनस हो रही है सिस्टम के अंदर, वो सब चीजें क्या है? फिजिक्स ही है। तो फिजिक्स हमें हेल्प करती है और फाउंडेशन है किसके लिए? तमाम ब्रांचेस की, साइंस की। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स फॉर्म द फ्रेमवर्क अपॉन विच अदर साइंसेस बिल्ड देयर कांसेप्ट्स। फिजिक्स के बगैर कंसेप्ट ही बिल्ड नहीं होना। ये क्या है? फिजिक्स का रिलेशन है टू अदर साइंसेस। ये आपने याद रखना है अगर आपको पेपर में आ जाता है तो। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ फिजिक्स ऑन मॉडर्न लाइफ। आप ये जो कैमरे जिससे आपकी वीडियो बन रही है, ये माइक, इसके अंदर चिप लगी हुई है, छोटी सी चिप से चीजें मिलके बनती हैं। और वो जो चिप है वो किसकी बनी हुई है? कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन व्हिच कम्स फ्रॉम द सैंड। इट इज अप टू अस वेयर वी मेक अ सैंड कास्ट आर कंप्यूटर आउट ऑफ इट। हम चिप से कंप्यूटर बना सकते हैं, हम चिप से कैमरे की चिप बना सकते हैं, माइक का चिप बना सकते हैं। इस तरीके से जो फैन चल रहा होगा उस फैन के अंदर चिप होती है, लाइट के पीछे आपकी जो चिप होती है, हर जगह पे क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हैज ट्रांसफर्ड आवर लाइफ थ्रू इट्स एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी।
मेरी जो वीडियो है आप YouTube के ऊपर इस लेक्चर को देखोगे टेक्नोलॉजी के थ्रू ही है, और इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी क्या है, फिजिक्स है, फाइबर ऑप्टिक्स है, इंटरनेट यूज हो रहा है, और वो जो इंटरनेट है किसकी ब्रांच है, ये फिजिक्स की ही है। पॉइंट समझ आ रहा है? फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर हम चले जाएंगे तो वो फिजिक्स की है, फिजिक्स फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर उसके मोशन को हम देखेंगे तो वो फिजिक्स की है। द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स हैव टर्न्ड आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटीज। आप इस्लामाबाद जा रहे हो, गाड़ी पे मोटरवे के ऊपर जा रहे हो, वो गाड़ी का इंजन किससे बना हुआ है, फिजिक्स से। उस गाड़ी के अंदर एसी लगा हुआ है, फिजिक्स से। उस गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, फिजिक्स। उस गाड़ी के अंदर एलसीडी, फिजिक्स। ब्रेकिंग सिस्टम, फिजिक्स। सब चीजें क्या है, हमारी जो ड्रीम्स है उसको रियलिटी में चेंज कर दिया किसने, फिजिक्स में। गर्मियों में हमें चाहिए एसी, फिजिक्स। सर्दियों में हमें चाहिए हीटर, फिजिक्स। एंड एडेड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है। इससे हमें क्या हो रहा है, इंपैक्ट ऑफ फिजिक्स ऑन मॉडर्न लाइफ, इंपैक्ट ऑफ फिजिक्स ऑन रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर साइंसेस। दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। फिजिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, पूरी दुनिया जो है वो चेंज हो चुकी है। हमारे रहने का, हमारे एक दूसरे के साथ मिलने का अंदाज चेंज हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग चैट करें एक दूसरे के साथ, उसमें फिजिक्स है। जब मैं स्क्रीन पे क्लिक करूं तो ये हो, जब मैं उसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करता रहूं तो ये फाइल ओपन हो जाए। पॉइंट समझ आ रहा है? वो फिजिक्स ही है। ये वाला बटन प्रेस करूं वॉल्यूम अप हो, ये बटन प्रेस करूं वॉल्यूम डाउन हो। तो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी क्या यूज हो रही है, फिजिक्स यूज हो रही है। हम कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचती है, आपके कमेंट्स नीचे आते हैं, मैं वो कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ, ये कम्युनिकेशन हो रही है। आप चैट करते हो, आप हेलो हाई करते हो, सारा कुछ चलता है। वो सब चीजें क्या है, आपकी फिजिक्स ही है। तो यहां तक मेरे चैंपियंस को समझ आ चुका होगा कि फिजिक्स क्या है। जिनको अभी तक लेक्चर की समझ आई है वो जरा नीचे लिखें यूथ मिशन 500, और मुझे बताओ कि अभी तक जो मैंने चीजें बताई हैं सही बता रहा हूं, आपको समझ आ रही है, लिखा हुआ समझ आ रहा है, साथ साथ पढ़ के बता रहा हूं आपको। Communication have brought entire world so close that the world is now called a global village। क्या बन चुका, ग्लोबल, हर चीज आपस में मिल चुकी है। आप मेरे साथ मिल चुके हो, कैसे, ग्लोबल विलेज की वजह से, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, हमारे पास भी है। हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हो, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। हम लोगों से उन चीजों को देख के एप्रिसिएशन ले रहे हैं, आपके लिए और कंटेंट बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, ग्लोबल विलेज है। फिजिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स इज एन experimental science and scientific method emphasizes the need of the accurate measures of the various measurable physical quantities। अब यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग में प्रॉब्लम है। फिजिक्स के अंदर ना हमें हर चीज के लिए मेजरमेंट करनी पड़ती है। अभी तक हमने सिर्फ फिजिक्स के बारे में पढ़ा है, फिजिक्स है क्या, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स मेजरमेंट के बगैर चलती ही नहीं है। फिजिक्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट है मेजरमेंट्स। पॉइंट समझ आ रहा है? जो चिप बननी है उसके अंदर मेजरमेंट है, मोबाइल का साइज मेजरमेंट है, मोबाइल के कैमरे का साइज। कभी ऐसा हुआ है सेम मॉडल हो, सेम उसकी फीचर्स हो, लेकिन कैमरे का साइज छोटा बड़ा हो? नहीं, सेम। अगर उसके 500 पीसेस भी आप ले आओ, कैमरे का साइज सेम होगा, उसके बटन का साइज सेम होगा। उसके पीछे आप जो सिलिकॉन का कवर उसमें 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 डालते हो तो वो भी क्या है, वो बेटा वो भी सेम कलर है, सेम साइज है। तो इट मीन्स टू से कि हम जब फिजिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स, बहुत ज़्यादा मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरी है। हमने अपनी वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, हम उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेथड्स, एक्यूरेट मेथड्स चाहिए जिनसे हम अपनी क्वांटिटीज को क्या करें, मेजर करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपकी फिजिक्स है, क्वांटम कंप्यूटर के अंदर आपकी फिजिक्स है, और फाइबर ऑप्टिक्स और कम्युनिकेशन के अंदर फिजिक्स है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये है कि अब लेक्चर आप ले रहे हो ना, आप लेक्चर को पता क्या करो, सारा लेक्चर नहीं ना लिया जा रहा आपसे, तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप उसको पार्ट्स में देख लो, आधा घंटा एक दफा देख लो, आधा घंटा एक दफा देख लो। दूसरी बात ये है, मैंने आपको टिप देनी थी कि आप साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में आगे पूरा चैप्टर सिर्फ एक पेज के ऊपर हो, एक साइड पे। मतलब जैसे मेरे पास ये डायरी है तो इसका एक पेज आपका पूरा चैप्टर हो, बस आप लिखो टॉपिक, उसके साथ साथ बस हेडिंग बनाते जाओ, ताकि आपको पता हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ साथ साथ लिख भी रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो फिजिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या लिख सकते हो, ग्लोबल विलेज का वर्ड लिख लो, कम्युनिकेशन का वर्ड लिख लो, कंप्लीटली चेंज का वर्ड लिख लो, क्वांटम कंप्यूटर का लिख लो, सेमीकंडक्टर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्यूटर लिख लो, फाइबर ऑप्टिक्स का वर्ड लिख लो, ताकि पता हो गया मैंने इन चीजों को आपस में रिलेट करना है। यही आपका नॉलेज है जो आगे आपको यूज होगा, ये असल नॉलेज वो है। तो साथ में अपने छोटे छोटे अपने नोट्स बनाओ, ताकि एक पेज एक चैप्टर, खत्म, बात खत्म। अब आगे हम देखेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है, आपका एमसीक्यूज है। द पर्पस ऑफ स्टडी एंड द डिस्कवरीज इन फिजिक्स इज, क्या पर्पस है यहाँ पे, दिया प्रॉबिंग ऑफ द इंटरस्टेलर स्पेसिस। क्या सिर्फ स्पेसिस के लिए है? नहीं। द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड, जी हाँ, फिजिक्स का मेन यही मकसद है कि हम वो काम करें जिससे इंसानियत को फायदा हो। तो ये उसकी बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड आ गया। द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी इन वारफेयर, डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी इन वारफेयर, ठीक है, वारफेयर के लिए काम तो होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी बनती हैं, एटॉमिक बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है,
बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, राइफल्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है, द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड ही है, डेवलपमेंट इन द एस्थेटिक्स ऑफ आर द वर्ल्ड। लेकिन ये भी चीज़ें साथ साथ है, लेकिन मेन चीज़ क्या है वही है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर ये वाला ठीक है। उसके बाद आगे है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स बेसिकली क्या है, ये पहले समझो मेजरमेंट क्या है, कि हर चीज को हमने मेजर करना है। मैंने आपको भी बताया पहले भी कि अगर हम चीजों को मेजर नहीं करेंगे तो हम लोग चल ही नहीं सकते। पॉइंट समझ लो, इसमें जी चीजें बहुत ज्यादा अहम है। मेजरमेंट्स नहीं करेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे, फिजिक्स खत्म हो जाएगी। आप कपड़ा लेने जाते हो ना, 4 मीटर कपड़ा दे दें, उससे एक सूट बनता है, तो 4 मीटर एक मेजरमेंट है। ऐसा हुआ है कभी कि फैसलाबाद में 4 मीटर और है, लाहौर में 4 मीटर और है? नहीं, सबका 4 मीटर सेम ही है। तो मेजरमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मोबाइल का कवर सबका सेम है, ऊपर जो ग्लास लगता है वो सेम है, ठीक है। माइक जो होता है उसका उसका साइज सेम है, वेट सेम है। तो मेजरमेंट्स बहुत ज्यादा अहम है। आपने देखा इस मोबाइल के अंदर कितनी चिप्स लगी होती हैं और वो सारी आपस में काम कर रही होती है। अगर एक भी चिप का 1 मिलीमीटर का एक बहुत ज्यादा छोटा साइज आगे पीछे हो जाए तो वो मोबाइल काम नहीं करेगा। क्यों? मेजरमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखते हो कि एक पूरा कंप्यूटर का काम जो होता है वो एक मोबाइल कर लेता है। वो कैसे कर लेता है? वो इस वजह से कर लेता है क्योंकि उसके अंदर हमने हर चीज को कंबाइन किया हुआ है। और वो जब हमने हर चीज कंबाइन करनी तो वो मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग होनी है कि कहाँ पे कितनी चीज होगी, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी क्या है, पहले से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, आपको ये आ सकता है, या एक्सरसाइज का है, व्हाट इज मीन बाय अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, हाउ द अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स इज इंडिकेटेड। अनसर्टेनिटी क्या है वो हम देखते हैं। अभी तक जो बच्चों लेक्चर देख रहे हैं सबने लाइक करना है, इसको शेयर करना है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कैसी लग रही वीडियो। सब्सक्राइब तो आप सबने चैनल को खुद ही कर लिया होगा। अनसर्टेनिटी क्या है, देखो ये मेरे पास एक बुक है, ये मेरे पास एक बुक है, मैं इस बुक के पेजेस गिन सकता हूँ, 1 बाय 1 करके पेजेस गिन सकता हूँ। लेकिन मैं इसकी मेजरमेंट करना चाहूँ तो एक साइड की मेजरमेंट ये है, एक साइड की मेजरमेंट, क्या वो एक्यूरेट होगी? नहीं। मैं किससे करूंगा? मैं स्केल से करूंगा या मीटर रोड ले आऊंगा जो मीटर होता है उससे करूंगा, रख के कितने सेंटीमीटर है ये लेंथ इतने सेंटीमीटर, क्या वो एक्यूरेट होगी? नहीं, क्योंकि ये मोबाइल है, इसमें एक एक छोटी छोटी चीज का भी साइज एक्यूरेट होना चाहिए 100%। तो वो एक्यूरेट, ये जब मैं बुक की लेंथ करूंगा वो एक्यूरेट नहीं होगी, कहीं ना कहीं गलती रह ही जाएगी, कोई ना कोई 1 मिली सेकंड की, 1 सेंटीमीटर की, 1 मिलीमीटर की कोई ना कोई गलती हमसे मिस्टेक हो जाएगी। वो जो मिस्टेक है ना उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल है कि मैं सही तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ मैयर उसको, लेकिन वो सही मैयर होगा नहीं। अब यू कैन काउंट द नंबर ऑफ बुक्स, पेजेस ऑफ बुक एग्जैक्टली, बट द मेजरमेंट ऑफ इट्स लेंथ नीड सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे कोई ना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ, से तो खुद ना कर सकता, हाथ से करूंगा, मुझे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई स्केल, कोई मीटर रोड, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, कोई ना कुछ हमें यहाँ पे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। Of its length needs some measuring instruments. Every instrument is calibrated to a certain smallest deviation mark on it, and this fact may puts a limit regarding its accuracy. अब हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ना एक सर्टेन स्मॉलर डिवीजन होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मेजर कर सकती हैं। देखो, आपने कभी देखा है कि जैसे हमारा 8 सेकंड वाला चल रहा होता है तो हम लोग 1 सेकंड, उसके बाद 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड हमारी वॉच के ऊपर आ रहे होते हैं, डिजिटल वॉच के ऊपर आ रहे होते हैं ना। लेकिन कई ऐसे होते हैं 1 सेकंड चल रहा होता है, साथ साथ ये वाली वैल्यूज भी दे रहा होता है, 1.45 सेकंड, फिर 2.05 सेकंड। तो जितनी ज्यादा कोई वैल्यू दे सकता है अशारिये के बाद, मतलब डेसिमल के बाद, वो चीज उतनी ज्यादा क्या है, बेस्ट है। पॉइंट समझ आ रहा है? अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, उससे वो आगे मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। अभी मैं आपको स्टॉप वॉच लगा के दिखाता हूँ, आपको वहां से आइडिया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ताकि क्योंकि अगर आपकी ये चीज क्लियर हुई देन फिर आपको आगे चीजों की समझ आएगी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया है, अब देख रहे हो, ये देखो 1 सेकंड से पहले यहाँ नंबर चलते हैं, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन यहाँ नंबर चल रहे हैं। मैं जैसे इसको स्टॉप करूंगा, ये देखो सेकंड्स के साथ मुझे मिली सेकंड भी पता चले हैं। मतलब ये वाली जो मेरी स्टॉप वॉच है मोबाइल की ज्यादा एक्यूरेट है, बजाय मैं सेकंड 10 सेकंड गिनूं एक आम टाइम पीस के ऊपर, क्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या होती है, जितनी ज्यादा चीजों को हम कवर कर सकते हैं उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। अनसर्टेनिटी क्या है वो मैं हम आगे देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पहले ये पढ़ रहे हैं कि हमें मेजरमेंट की जरूरत ही क्यों है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि जो चीज जितनी ज्यादा स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी उतनी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। ये चीज हमें समझ यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है जी, एक्यूरेसी एंड लिमिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है।
When you take a reading with one instrument, its limit of measuring is the smallest division or graduation on its scale. Hence, every measured quantity has some uncertainty about its value. When a measurement is made, it is taken to the nearest graduation or marking to the scale. अब देखो, मैं ये आपको समझाता हूँ. Let's suppose एक स्टूडेंट A है, एक स्टूडेंट B है. एक ने क्या किया है, उसने 10 तक जो ना काउंट करने हैं आपके सेकंड्स, इसने भी 10 तक काउंट करने हैं. इसके अकॉर्डिंग 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं क्योंकि ये क्लॉक से देख रहे हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वो 10 सेकंड क्या होते हैं, 9.67. मतलब इतनी अनसर्टेनिटी अभी है कि ये बंदे के अकॉर्डिंग वो जो नीडल होती है पहुंच जाती है, 10 सेकंड पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि वो ज्यादा चीजों को चेक कर रहा है. इट मीन्स टू से इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी है मुझे इसके अंदर भी अनसर्टेनिटी है लेकिन कम है. इसके अंदर क्या है, ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं कर रहा. अगर ये ऐसे करता कि 9.00 से शुरू होके फिर ये 10.00 तक पहुंचता तो उसमें इसको वो वाली काउंटिंग के साथ करनी पड़नी थी, तो फर्क वहां पे आ जाना था. तो यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है, इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, यू कैन एस्टिमेट द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी एज बीइंग वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द इंस्ट्रूमेंट. दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. इट इज 1 मिलीमीटर ऑन अ मीटर रोल. अब जो मीटर रोल होता है ना, अगर हम उसको देखें तो मीटर रोल के अंदर क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये मेरे पास एक मीटर रोल होता है. ठीक है, मीटर रोल होता है ना एक मीटर, लेट्स सपोज ये है, इसके ऊपर 100 सेंटीमीटर होते हैं. अब हर सेंटीमीटर के आगे भी मिलीमीटर होते हैं. इसका मतलब है इसका एक छोटा सा पार्ट क्या है, 1 मिलीमीटर. तो वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो उसका सबसे छोटा पार्ट है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है. ये डिफाइन आपको पेपर में आनी है, ये याद कर लो आप सब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सबसे छोटा पार्ट जो होगा उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. ठीक है, इट इज द 1 मिलीमीटर ऑन द मीटर रोल दैट इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स. ठीक है, मिलीमीटर होता है अगर मीटर रोल की बात करें तो. स्टॉपवॉच को देखो तो 0.001 सेंटीमीटर सेकंड, 0.01 सेकंड, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू को आगे तक लेके जाता है. तो इसकी डिफाइन आपने याद कर लेनी है. आगे है एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी. If one edge of the book coincide with the 10 centimeter mark and other with 33.5 centimeter, then the length will with uncertainty is given by. एक साइड क्या है, इतनी है, दूसरी साइड क्या है, इतनी है. अब इन दोनों साइड्स के अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी तो होगी. क्या उस बंदे जिसने भी ये लेंथ मेजर की उसने सही की है? नहीं, कहीं ना कहीं उससे गलती हुई होगी, क्योंकि जिस भी चीज से हम मेजर कर रहे हैं, मीटर रोल हो, स्केल हो जो हम यूज करते हैं, उसमें अनसर्टेनिटी है. इस स्टॉपवॉच के अंदर भी है, उस क्लॉक के अंदर भी है अनसर्टेनिटी. वो सही रीडिंग में नहीं काउंट कर पा रहा. तो मैं क्या करूंगा, मैं 33.5 के अंदर भी प्लस 0.05 जमा करूंगा और 10 के अंदर भी 0.05 जमा करूंगा. ये जो अनसर्टेनिटी मैंने प्लस की है, ये क्यों की है, ये देखो, ये वाली और ये वाली मैंने क्यों की है, क्योंकि मैंने वो मीटर रोल से वो काउंटिंग ली हुई है सारी सारी मीटर रोल से. अब मीटर रोल का कहता है मुझे, ये देखो जरा गौर से, मीटर रोल के अकॉर्डिंग जो मुझे मिली है यहाँ पे अनसर्टेनिटी, तो मीटर का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर. उसको अगर मिलीमीटर में लिखें तो 0.01 मिलीमीटर. ठीक है, अब मैं लेता हूँ 0.1 सेंटीमीटर क्योंकि ये वैल्यूज भी सेंटीमीटर में है. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से. जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा 0.05 सेंटीमीटर आएगा. इस वजह से मेरे पास दो वैल्यूज है, तो मैंने इसमें भी 0.05 जमा करना है. ये देखो प्लस माइनस किया, इसमें भी प्लस माइनस किया. जब इसको प्लस माइनस किया तो 0.05, तो वो क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर. तो ये वैल्यूज दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, लेकिन ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो गई 0.1 सेंटीमीटर. इसका मतलब है कि इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर है. अगर हम इसको क्या करते हैं, डबल करते हैं. ठीक है, और ये क्या है, मीटर रोल का जो अनसर्टेनिटी वाला हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वैल्यू है उसके बराबर है, क्योंकि मीटर रोल के अंदर सबसे छोटा वाला पार्ट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके, सबको समझ आ गई है. चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है. यहाँ पे दो फार्मूले हैं वेज टू रिकॉर्ड अनसर्टेनिटी. सबसे पहला फार्मूला है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. इसमें क्या है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जैसे लेट्स सपोज मीटर रोल की बात करूं मैं, तो वो ऊपर आ जाएगा. अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर. ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. नीचे क्या आ जाएगा, मेजर्ड वैल्यू, कोई भी लेंथ है, जैसे मैंने मीटर से लेंथ मेजर किया 35 सेंटीमीटर.
ये मैंने मीटर रोल से लेंथ मेजर की है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आपको आए कि इसकी निकालो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, तो हमने ऊपर उसका रखना है लीस्ट काउंट या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसको हम कह रहे हैं। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, सबसे छोटी वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं, तो वो मीटर के साथ 0.1 सेंटीमीटर ही है। मीटर रोल के साथ मीटर की हम बात करते हैं तो उस साथ में जो वैल्यू में हमने मेजर की होगी उसको हमने क्या कर देना है, नीचे डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ जाना है। इसी के साथ अगर हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम कहेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो जनाब अभी तक आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी क्यों होती है, मीटर की वो क्या है, सारी चीजें आपको समझ यहां तक आ चुकी हैं। आई होप सो सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। तो ये फार्मूला बहुत आसान, ऊपर अनसर्टेनिटी नीचे वो वैल्यू जो भी आप मेजर करोगे। यहाँ पे कुछ चीज का डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर ऑफ मेटल सिलेंडर दिया हुआ है, मेजर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब यहाँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा, वर्नियर कैलिपर है, उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेंटीमीटर है। मतलब उसका लीस्ट काउंट मतलब उसकी वैल्यू क्या आ गई, अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, 0.01 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर क्या है 1.22 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायमीटर ये आ गया और लेंथ क्या आ गई 5.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी। अब वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है पाई आर का स्क्वायर एच, एच मतलब क्या है हाइट, जो भी उसकी लेंथ है या हाइट है वो है, तो पाई क्या होती है 3.14, आर हमें चाहिए लेकिन हमने उसने दिया हुआ है डायमीटर, तो हम डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके साथ हमने उसकी अनसर्टेनिटी भी लिखनी है। अब पहले डायमीटर तो लिख लो, डायमीटर है 1.22 तो 1.22 डायमीटर, लेकिन उसके साथ प्लस माइनस करना है अनसर्टेनिटी। मतलब मैंने डायमीटर, अब इसको जरा समझो, ये फाइनल वर्ड आपको हर चीज समझ आ जाएगी। मैं डायमीटर कवर देखा है, मेजर किया है तो 1.22 आता है, लेकिन मुझे शक है यहाँ तो वो इतना ऊपर हो सकता है या वो इतना कम हो सकता है। जैसे मैंने बुक की मेजरमेंट करूं तो मैंने सही नहीं कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो ही जाएगी, तो मैं कहूंगा यहाँ तो इसकी लेंथ इतनी प्लस कर दो, यहाँ उसकी लेंथ इतनी माइनस कर दो, तो वो अनसर्टेनिटी ही होती है। ये देखो यहाँ उसने दी भी हुई है विद लीस्ट काउंट 0.01, तो मैं लिखूंगा 1.22 डायमीटर, उसमें प्लस माइनस कर दूंगा, यहाँ तो इतने ज्यादा डायमीटर हो जाए उतना कम हो जाए। इसी तरीके से रेडियस है तो वो डायमीटर का हाफ होता है, 2 से डिवाइड कर दिया तो अनसर्टेनिटी को भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसका आंसर आ गया 0.61, इसका आंसर आ गया ये। तो मैंने रेडियस यहाँ तक निकाला। अब आप कहो रेडियस क्यों निकाला, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकालना, उसने कहा है वॉल्यूम निकाल लो। चलो अब हमने लेंथ हमारे पास कितनी है 5.35 सेंटीमीटर है, तो इस लेंथ के अंदर भी तो यहाँ इतनी कम हो जाएगी लेंथ, यहाँ इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो मैं उतना ही लीस्ट काउंट उसमें प्लस माइनस ऐड कर दूंगा। पाई वैसे का वैसे, आर क्या है मेरे पास, ये आया हुआ 0.61 उसका स्क्वायर, उस साथ में एच कितना आया 5.35 वो लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया 6.253, तो मैं इसको लिख दूंगा 6.25 राउंड ऑफ करके। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। अब और उसने क्या कहा है, अनसर्टेनिटी भी निकालनी है। अब हम इसको रहने दो, परसेंटेज रहने दो, इसमें हम अनसर्टेनिटी इसकी निकालते हैं। अनसर्टेनिटी यहाँ पे हमारे पास है, ये लो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 0.01, हमारे पास लीस्ट काउंट है, मैंने आपको बताया था मीटर का था 0.1, तो यहाँ पे इतना 0.01 है, और नीचे उसकी क्या है जो उसकी वैल्यू है लेंथ की 5.35, और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो परसेंटेज है, नहीं करेंगे तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई इतने परसेंट, और अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ये है और उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी इतने परसेंट है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। वॉल्यूम के साथ हम लिख देंगे 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको आप रहने दो बस इतना, आप यहाँ तक आप समझो कि आपको यहाँ तक इस चीज की सारी की समझ आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अनसर्टेनिटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी अनसर्टेनिटी होती है। जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या है आपको सर बताओ हमें, तो बेटा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आपकी स्टॉप वॉच, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ही है, क्योंकि ये कौन सा मेरे सामने है, ये स्टॉप वॉच, ये देखो आपके सामने चल रही है, ये स्टॉप वॉच जो है ये क्या है, ये हमारी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि मोबाइल के अंदर है, टेक्नोलॉजी की फॉर्म के अंदर है, उसको हम कहते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ डिजिटल स्केल, ऐसे ही है ना, हम जाते हैं बाजार में कोई भी चीज हम लेके आनी हो तो उसका वजन करते हैं, तो हम स्केल के ऊपर रखते हैं, वहां नंबरिंग आ जाती है 5 किलो 350 ग्राम आता है ना, वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ही है। हमने टाइम को मेजर करना है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ही है। Some modern mining instruments have a digital scale. We usually estimate one digit beyond what is the certain with a digital scale. It is reflected in some fluctuations of the last digit. बहुत सारा ऐसा दफा होता है कि जो चीजें होती हैं लास्ट डिजिट की, जो भी लास्ट डिजिट है वो ऊपर नीचे होता है। कैसे ऊपर नीचे होता है, इफ द लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट्स बाय 1 or 2, अगर लास्ट डिजिट 1 2 से ऊपर नीचे हो, अब जब भी कोई भी चीज रखोगे ना उस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो आप देखना एकदम से उसकी वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ तो एक वैल्यू ऊपर उसकी कम होगी, एक वैल्यू ज्यादा होगी। अब हमेशा देखना जब भी आप वजन करवाओगे यहाँ वो चीज ऊपर करेगा नंबर, यहाँ उसे फिर नीचे पीछे ले जाएगा, हर दफा ऐसे होता है।
If the fluctuation is more than 2 or so the last digit, it may be mean by the reading is beyond influenced by some factors such as air currents. अगर तो वैल्यू 2 3 4 5 एकदम से ज्यादा कम ज्यादा होती है, इसका मतलब है यहाँ तो हवा आ रही है, यहाँ पर वहां पर कोई ना कोई और फैक्टर है। उसके बाद regardless of the reasons a large fluctuation may be mean that the display digit is not really significant. बहुत ज्यादा दफा ऐसा होता है कि वो जो चीज हमारे पास सामने आ रही है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो a large fluctuation may mean that the display digit is not really significant, कि जो हमारे पास डिस्प्ले डिजिट आ रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो खराब आ रही है, क्योंकि उसमें हवा की वजह से वजन ज्यादा हो सकता है, उसमें किसी भी और चीज की वजह से कोई ना कोई और फैक्टर वहां पे इंक्लूडेड है। तो ये हमने अनसर्टेनिटी देखी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कैसे होती है, कैसे फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे वैल्यूज होती हैं, उसके स्केल के ऊपर आ रही होती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड अनसर्टेनिटी। अब यहां तक आपको अनसर्टेनिटी की सारी समझ आ गई कि अनसर्टेनिटी है क्या, क्यों मेजर करते हैं, क्या उसकी वैल्यू है, जो भी चीज मैं मेजर कर रहा हूँ वहां पे कोई ना कोई गलती हो रही है, अनसर्टेनिटी उसी को कहते हैं। यहाँ तो इतना वो प्लस हो जाएगा, यहाँ उतना वो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक आई होप सो सब बच्चों को जो एक कंसेप्ट था वो समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव ये तो हो गया हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे नया वर्ड आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, पहले बता देता हूँ ताकि आपका माइंड बने। ये मेरे पास वैल्यू आती है, मुझे बताओ इसमें सही क्या और गलत क्या है, कहां तक ये वैल्यू यूज हो सकती है। अब आपको सर इतनी बड़ी वैल्यू है, हमें इसमें से बताओ सही क्या है और गलत क्या है, कहां तक इस वैल्यू को यूज कर सकता हूं। यहाँ फिर ये वैल्यू है ये। अब इसमें सिग्निफिकेंस कौन कौन सी ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू है, कौन सी ऐसी जिनकी वैल्यू नहीं है। सिग्निफिकेंट यही हमें बताता है कि सिस्टम से अगर हमने कोई मेजरमेंट किया है तो उसकी कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है, कौन सी ऐसी वैल्यूज जो हमारे लिए ज्यादा अहम नहीं है, जिनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। क्योंकि कई दफा ऐसा हो सकता है कि सिस्टम जो हमें मेजरमेंट्स दे रहा है उससे हमारा आंसर क्या आ रहा हो, गलत आ रहा हो। द इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी इन अ रिकॉर्डेड वैल्यू हैज बीन सिंप्लीफाइड यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको हम और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, ठीक है। If a measurement is recorded using the knowledge of significant figures, then its last digit, which is an estimation, is an indication of the accuracy of the recorded value. Last digit, ठीक है, ये जो लास्ट डिजिट है ना, इनकी वैल्यू क्या है, सही है गलत है, ये हमें पता चलेगा कि हमें इनको काउंट करना है या नहीं करना, ताकि हमारा आंसर एक्यूरेट हो, कंसाइज हो और टू द पॉइंट हो। ये हमारी मेन चीज है यहाँ पे जो हम करना चाह रहे हैं, ताकि हमारी वैल्यूज के अंदर कोई मिस्टेक ना हो। यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम यहाँ पे देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, राइट डाउन 2 रीजन फॉर यूजिंग देम इन मेजरमेंट्स। अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, क्योंकि मजा इस वजह से आएगा कि मैंने एफर्ट करनी है और आप सबके लिए करनी है। तो इसमें जब तक आप मेरे साथ नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ये चीज मेन है। द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ मेजरमेंट अबाउट विच वी फील रीजनेबली श्योर। हमें पता है कि ये जो हमारे पास 4.0013 है ये आंसर बिल्कुल ठीक है या इसमें कोई मिस्टेक है, जब हमें पता चलेगा जिसके बारे में हम श्योर हैं उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब 0.00131 है तो मुझे नहीं पता चल रहा है कौन से डिजिट्स बिल्कुल ठीक है, कौन से डिजिट सही नहीं है, क्योंकि अजीब सी इक्वेशन है 0.000123। तो इस वजह से हम वो वाले डिजिट्स लेंगे जिनकी मेजरमेंट जिनको हम फील करते हैं कि वो बिल्कुल सही है। They reflect the accuracy and precision of the instrument used for that measurement. While using a calculator, the result of my calculation often contains many digits after the decimal point. 4.13893893 4 आ गया, डेसिमल आ गया ना, 138484 बहुत लंबा चलता है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कई दफा ऐसा होता है कि हम जब मेजरमेंट करते हैं तो नंबर बहुत लंबा आता है डेसिमल के बाद। The additional digits may mislead another person into believing that the result is more precise than it actually is. हमें ये फील होगा कि इतना लंबा आंसर क्यों आ रहा है, 4.1028678 पता नहीं क्या कुछ आ रहा है। Hence the result are to be round off to the correct number of significant figures. तो हमें अपने नंबर को सही मायने तक क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब when recording observation we must consider the uncertainty or least count of the instrument. हमने ये पहले ये देखना है कि जो मेरे पास वैल्यू आई है 4.138 ये किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है, मीटर रोल से ली गई है तो उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। अगर वो डिजिटल स्केल से ली गई है तो उसका क्या मीटर रोल है,
उसका लीस्ट काउंट क्या है, हमें उसकी अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का पता हो या लीस्ट काउंट का पता हो कि भैया उसकी ये वाली लीस्ट काउंट है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसको राउंड ऑफ करें, ताकि उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम यूज करें। पहला पॉइंट ये है, द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, और साथ में हमें उसमें कैलकुलेशन का पता हो कि भाई करेक्ट फिगर्स कितने हैं। ये दो चीजें हमने जब भी ऑब्जर्वेशन या रिकॉर्डिंग करनी है या मेजरमेंट करनी है, हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। फिर ही मोबाइल का कवर पूरे मोबाइल पे आएगा, फिर ही जो ग्लास लगा हुआ है पूरे ग्लास पे आएगा, ये फ्रंट की स्क्रीन के ऊपर आएगा। समझ आ रही है? फिर ही ये जो माइक है अपने जो बॉक्स है उसके अंदर फिट होगा, जो इसका रिसीवर है बॉक्स के अंदर फिट होगा। It is better to quote result in significant scientific notation to avoid any ambiguity regarding the number of significant figures। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? In any measurements, the accurately known digits and the first estimated or doubtful digit are called significant figures। किसी भी मेजरमेंट के अंदर वो तमाम डिजिट जिनको हम जानते हैं कि बिल्कुल सही है, वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और ऐसा वो डिजिट जिसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हाँ यार ये गलत हो सकता है, उसको उन सबको हम मिला के हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 3.145। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.1। इसकी क्या है? 0.001 ग्राम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 ग्राम। ठीक है, अब इसको जरा सारे बच्चे गौर से देखो, ये नहीं, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने उस तरह पढ़ दी है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ना, तो इसको देखो जरा, इसकी अनसर्टेनिटी कितनी है? ये 0.00, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है कि इसकी अनसर्टेनिटी यहाँ तक थी, जो इसने वैल्यू को यहाँ तक काउंट किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की कितनी होगी? 0.001 ग्राम, क्योंकि उसकी अनसर्टेनिटी इतनी लेंथी है कि वो चीजों को बिल्कुल सही बता रहा है, आपको ग्राम के साथ और नीचे वाली मिलीग्राम भी बता रहा है। इस तरीके से लिवर बैलेंस है, लिवर बैलेंस की अनसर्टेनिटी कम है, वो कवर तो करेगा लेकिन वो 3.1 तक करेगा, वो 4-5 मतलब और एक्यूरेटली हमें नहीं बता सकता। तो इस वजह से उसकी अनसर्टेनिटी सिर्फ कितनी है? 0.1 ग्राम। यूजुअली द अनसर्टेनिटी 0.001 ग्राम और 0.1 ग्राम इज नॉट रिटन, इसको दिखते नहीं है। इट इज अंडरस्टूड दैट द नंबर कोटेड हैज एन अनसर्टेनिटी ऑफ एट लीस्ट 1 यूनिट इन द लास्ट डिजिट। इसका मतलब है कि हमने अनसर्टेनिटी लिखनी क्यों है, लेकिन हमें ये पता है कि इसके लास्ट डिजिट में कोई ना कोई इश्यू जरूर हो सकता है। यहाँ तो ये 5 या 6 हो सकता है, यहाँ या 7 हो सकता है, ये 1 या 2 हो सकता है, या 0 हो सकता है, ऊपर नीचे चीजें ये हो सकती हैं। अब यहाँ पे ये कुछ चीजें दी हुई हैं, साइज वगैरह दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम डिस्टेंसेस, आपने इनको देख लेना है, या एमसीक्यूज में आपको आ सकती है। द रिपोर्टेड मास 3.145 ग्राम इज मोर एक्यूरेट देन 3.1 ग्राम। क्यों? क्योंकि इसने हमें और ज्यादा ग्राम सिर्फ 3.1 पे नहीं रोक दिए, इसने हमें और डिटेल बताई कि ग्राम के आगे मिलीग्राम भी इतने हैं। इतनी कम वैल्यू हम मेजर कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। पॉइंट समझ आ रहा है? यहाँ पे हमें यही है। उसके बाद आगे हमने क्या करना है? वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 3 बहुत ज्यादा अहम रूल है यहाँ पे। अगर आपको ये रूल समझ आते हैं तो सारे एमसीक्यूज आप कर पाओगे। ये समझो जरा गौर से। पहला रूल क्या है? आर डिजिट जितने भी नंबर्स है ना, वो सिग्निफिकेंट हैं। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1050 आ जाए, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट ही हैं। 1050 की बात करूंगा तो कितने सिग्निफिकेंट हुए? 4। 93 की बात करूंगा, 9 और 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 2। मैं 10 की बात करूंगा तो उसमें कितने? 1 और 0, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मैं 75 की बात करता हूँ, 7 और 5, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। तो जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या है? वो सिग्निफिकेंट है। However, 0 may be or may not be significant। 0 यहाँ तो सिग्निफिकेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन केस ऑफ 0 द फॉलोइंग रूल्स में बी यूज्ड। अब इसके लिए 2-3 रूल हैं। पहला रूल क्या है? 0 बिटवीन द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इटसेल्फ इज सिग्निफिकेंट। 0 बिटवीन द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैंने कहा था कि नंबर जो भी है वो नंबर क्या है? सिग्निफिकेंट है। अब नंबर 2 नंबर्स के दरमियान 0 आ गया, ये देखो रूल लिखा हुआ है ना, 0 जो है वो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट। लेकिन पहला रूल क्या है? 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब है 0 2 नंबर्स के दरमियान आ गया तो ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिग्निफिकेंट है 0, हाँ सिग्निफिकेंट है। कितने सिग्निफिकेंट हुए इसके? 1 2 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3। इसमें कितने? 1 2 3 4 5, 2 2 4 5। इसमें कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उसमें 2 3 सिग्निफिकेंट, इसमें 5, क्योंकि उसने कहा है कि 0 जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट ही है। अगला रूल क्या है? 0 टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर लेफ्ट साइड पे है 0.000128,
कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस पूरी क्वांटिटी के अंदर, पूरे नंबर के ऊपर? सिर्फ 3, 1 2 3। क्यों 3? क्यों है? क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 आ गया है ना। जब लेफ्ट साइड पे 0 आए तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें कितने? इसमें भी 3 ही है, 1 2 और 3। ये दोनों 0 कोई वैल्यू नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। ओके, 0 to the right of the significant figure in the significant figures in a decimal are significant। उसमें भी क्या है? वो significant। अगर राइट साइड पे आ जाए तो वो भी क्या है? significant। ये 4.00। लो अब बताओ इसकी कितने significant figures हैं? 3 है, क्योंकि उसने बता तो दिया किसी भी नंबर के राइट साइड के ऊपर जितने भी 0 होंगे वो significant ही है। ये लो, ये भी क्या है? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। ये लो, ये भी कितने हैं? 5 ही हैं, क्योंकि 0 राइट साइड पे आ गया सिग्निफिकेंट है, 0 लेफ्ट साइड पे सिग्निफिकेंट खत्म, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। दरमियान में अगर वो भी सिग्निफिकेंट, मतलब खत्म कब हो रहा है? सिर्फ जब लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे तब। ठीक है, ओके, समझ आ गई सबको? ठीक है, अब हम करते हैं, ये सारे रहने देते हैं, हम आगे चलते हैं, जरा इसको देखते हैं। ये यहां से देखते हैं। व्हेन अ मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड साइंटिफिक नोटेशन आर स्टैंडर्ड फॉर्म द सिग्निफिकेंट फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिर्फ और सिर्फ एक, ये 8, 1 2 और 3, मेरे पास 3 है। पावर ऑफ 10 को हमने उसमें काउंट करना नहीं है। जैसे मेरे पास ये है, तो इसमें मेरे पास ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये जरा रूल यूज नहीं होता, मैं आगे आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये लो 1 2 और 3, यहाँ पे 10 की पावर 3 है ना, तो हम लोग 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 10 की पावर वाले को हमने काउंट नहीं करना, यहाँ पे बस ये रूल है। तो ये सारे रूल्स आपको समझ आ गए हैं। आगे हमारे पास है मल्टीप्लाइंग और डिवाइड। हाँ, व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट, जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे उससे कोई रिजल्ट बनना है, जब हम डिवाइड करेंगे उससे भी कोई रिजल्ट बनना है। लेकिन जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने हों जितने उन मल्टीप्लाई करती हुई वैल्यूज के अंदर या फिर डिवाइड करती हुई वैल्यूज के अंदर सबसे कम है, उतने ही रिजल्ट के अंदर हो। जैसे मिसाल देता हूं मैं, ये मैंने वैल्यू है कि मल्टीप्लाई की है, ये क्या है? 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 3 इसमें है, और ये मल्टीप्लाई साथ में डिवाइड भी हो रहा है, 1 2 3 4 इसमें है। अब इनका जो रिजल्ट होगा उसमें उसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? 3। कैसे 3? क्योंकि रूल कहता है कि जो लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर है ना वो हमने लेना है, शुड नॉट एक्सीड, उससे ज्यादा ना हो। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट शुड नॉट एक्सीड, उससे ज्यादा ना हो। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारे पास ये आ रहा है, इतना बड़ा आंसर आ रहा है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने जब इनको डिवाइड इज इक्वल टू में लेके आए हैं तो यहाँ हमारे पास आंसर आ रहा है 3.64। अब इसको हमने 3.64 के अंदर क्यों लेके आए हैं? क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास आंसर है 1.45768, इतना लंबा नंबर आ रहा है। अब इतने लंबे नंबर को मैं लिखूंगा आंसर में? नहीं बेटा, यही तो सिग्निफिकेंट का यूज है। हमने क्या करना है, हमने इस आंसर को इतना राउंड ऑफ करना है जितनी सबसे कम वैल्यू है। ये देखो 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब मैं करूंगा क्या, देखो जरा, यहाँ पे मेरे पास 3.64 सबसे कम है, हैज द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो फाइनल रिजल्ट जो है ना वो उसमें भी कितने होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जो सबसे कम है वो वाले। देखो जरा कैसे, यहाँ पे हमारे पास है नहीं यार, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। चलो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं आपको जो है थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। 1 मिनट जस्ट, यहाँ पे हम लोग, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अच्छा, अब इसके आंसर के अंदर यहाँ पे आंसर लिखा नहीं हुआ, वैसे मैं बता देता हूँ। 1.45 है, तो हम इसके आंसर को 1.45 तक ही रखेंगे। वो इस तरह से रखेंगे क्योंकि इसके यहाँ पे सबसे कम डिजिट्स जो है ना वो ये वाले यूज हो रहे हैं, जो कि 3.46। तो सिग्निफिकेंट फिगर जितने कम होंगे उतने ही हमने आंसर में लेके आना। ये रूल है। ये रूल कहाँ यूज होना है? एमसीक्यूज के अंदर। आगे एमसीक्यूज भी आने। आगे दूसरा रूल है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर जो फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, द लास्ट रिटेन डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर हमारा जो नंबर है वो 5 से कम है, जैसे मेरे पास, जैसे लेट्स सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ, आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे पास ये नंबर है 4.31। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 4.3, क्योंकि अगला नंबर जो हमारे पास है वो लेस देन किससे है? 5 से, तो वो क्या रहता है? अनचेंज रहता है। ठीक है। अब अगला क्या है? अगर वो 5 से ज्यादा है तो उसको हम इंक्रीज कर देंगे 1 से। जैसे मेरे पास है 4.36,
अब ये क्या है, 5 से क्या है, ज्यादा है, तो मैं इसको लिख दूंगा राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ करने का रूल बता रहा हूँ, 4.4, ये लो जी। तो आपको इसकी भी समझ आ गई, अगर वो 5 से कम है तो ये करना, अगर ज्यादा है तो ये। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है, इफ अ डिजिट ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5, अगर डिजिट बिल्कुल 5 आ गया है, द लास्ट रिटेन डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ ओड, अगर वो ओड है। अब इसको जरा समझो, ये दो तो मैंने आपको समझा दी है ना, इसको समझो। इंक्रीज बाय 1 इफ ओड, अगर नंबर लास्ट वाला ओड होगा तो हम फिर उसको इंक्रीज करेंगे, अगर इवन होगा तो इंक्रीज नहीं करेंगे, याद रख लो रूल, अगर इवन होगा तो इंक्रीज नहीं करेंगे। 73.650 यहाँ पे मेरे पास है। अब 7373 पॉइंट, अब 6 के बाद आगे क्या है, 5 है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज जरा समझो जरा, यहाँ पे आगे 0 आ गया है, ठीक है। अब इस ये नंबर जो हमारे पास है, इस नंबर से पीछे क्या है, इवन है, तो मैंने इवन को चेंज नहीं करना, ये देखो लिखा हुआ, मैंने आपको बताया भी हुआ है, इफ ओड एंड रिमेन अनचेंज इफ इवन, अगर इवन है तो हमने उसको चेंज नहीं करना, ये बहुत अहम रूल है जो पेपर में आता है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं बेटे, यहाँ पे मेरे पास इवन है तो उसको चेंज नहीं किया, अगर मेरे पास 5 के बाद आगे ओड है, एग्जैक्ट 5 आए, ये देखो, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा, एग्जैक्ट 5 आ गए, तो हमने उसको कैसे चेंज करना वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर यहाँ पे हमारे पास है ओड है, तो ओड को हमने चेंज कर दिया है, इवन है तो हमने उसको चेंज नहीं करना। आई होप सो सब बच्चों को यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। आगे एडिंग आर सबट्रैक्टिंग नंबर्स, व्हेन एडिंग आर सबट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन द सेम रिजल्ट। जो अब ये देखो 72.1 है, तो इसका डेसिमल नंबर क्या है, 1 है, इसका डेसिमल नंबर कितने है, 2 है, इसके कितने है, 3 है, लेकिन आंसर में क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 ही। तो ये देखो आंसर इतना लंबा आ रहा है, लेकिन हम आंसर में क्या लिखेंगे, सिर्फ 75.5 तक नंबर लिखेंगे। इसको आ रहा है 1 2 3, इसमें सिर्फ 2 है, तो आंसर में कितने आएंगे, सिर्फ 2 ही आएंगे, लेकिन हमने उसको राउंड ऑफ कर लेना है, यहाँ पे भी राउंड ऑफ करना है, वहां पे भी राउंड ऑफ करना है। ये देखो 8 पॉइंट, मैंने 2 तक लिखना है, तो 1 2 है, तो उसको मैं 7 है, तो यहाँ इसको क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा, क्योंकि 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा होगा तो ज्यादा, 5 से कम होगा तो कम। एग्जैक्ट 5 है, इवन ओड हम देखेंगे, इवन है या ओड है। तो ये रूल आपको नजर आ गया होगा कि ऐड करते हुए और सबट्रैक्ट करते हुए सेम ही रूल है, कि जो सबसे कम डेसिमल नंबर होगा वही आंसर के अंदर उतने लेवल तक डेसिमल जाएगा, उससे ज्यादा डेसिमल नहीं जाएगा, और राउंड ऑफ भी साथ में हमने चीजों को करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ द नंबर 4.0, ये सारा वही किया हुआ है। अब यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू बिल्कुल सही है, उसमें भी इश्यूज हैं, देखो जरा कैसे, उसकी भी कोई ना कोई लिमिट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स डील ओनली विद द सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इनहेरेंट इन रीडिंग द स्केल, हाउएवर द रियल एक्सपेरिमेंट अनसर्टेनिटी हैव मेनी कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने जो वैल्यू बना के दे दी है वो बिल्कुल सही है, 4.13 4.0 3.18 ये सही वैल्यू नहीं, इन वैल्यूज के अंदर दो तरह के और जरा एरर्स हैं। कैसे? पर्सनल एरर्स, उस वैल्यू के अंदर मैंने काउंटिंग करते हुए गलत कर ली हो, जैसे लेट्स सपोज मैं इसकी लेंथ मेजर कर रहा हूँ, तो मैंने इसको टेढ़ा करके मेजर कर लिया। लेट्स सपोज मैं इसका वेट कर रहा हूँ, तो मैंने इसका वेट ऐसे उठा कर लिया। ऐसे करने में और ऐसे करने में डिफरेंस है, तो पर्सनल एरर आ सकते हैं चीज में। ऐसा नहीं कि सिग्निफिकेंट फिगर को यूज कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया, अनसर्टेनिटी खत्म कर ली, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली, मसला हल हो गया, नहीं, फिर भी पर्सनल एरर रह जाते हैं। और बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि सिस्टमैटिक एरर है, कि सिस्टम के अंदर एरर है, कि जिस चीज के ऊपर मैं किसी भी चीज को काउंट कर रहा हूँ, स्टॉप वॉच उसमें इशू है, हो सकता है जो हमारे पास जो बैलेंस है जिसके ऊपर हम लोग करते हैं अपना वेट मेजर करते हैं, मेजरिंग बैलेंस, उसके अंदर इशू हो सकता है। तो दो तरह के इश्यूज और हैं, ठीक है, वो पर्सनल एरर भी हो सकता है और सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम चलते हैं, यहाँ पे हमने बताना है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट्स आर कॉल्ड, दे आर एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, वो डिजिट को बिल्कुल हम सही जानते हैं। और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट वो पता होगा यहाँ तक आंसर बिल्कुल इसका ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कम से कम वैल्यू वाला हमने प्लस माइनस करते हुए देखना है, तो वहां तक वैल्यू क्या होगी, सही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने वो देखना है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ऑफ द मेजरमेंट, ये वाला सही है, ये दोनों क्या है, गलत है, क्योंकि यही मेन चीज तो हम सिग्निफिकेंट फिगर में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजर, जीरो राइट साइड पे सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5, तो इसका कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर है, 5 है, क्योंकि जीरो जो प्रेजेंस करेगा डेसिमल के बाद या जहां मर्जी राइट साइड पे जब आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हमने काउंट करनी है। इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कितनी तादाद है, 5 है उसके अंदर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, इसके जो भी आंसर आए, अब जरा गौर से देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर
उसका जो आंसर है वो कहां तक होगा, 1 पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक होगा। इसमें से देखो किसके अंदर ऐसा है, सिर्फ इसी के अंदर ऐसा है कि वो डेसिमल के 1 पॉइंट बाहर तक आ रहा है। तो हम इसको हम यहाँ पे राउंड ऑफ का आंसर जो ना वो ये करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है ना आपको, क्योंकि उसके अंदर 1.6 तक है, तो यही भी सबसे कम वैल्यू यही है मल्टीप्लाई करते हुए, तो वही हमारे आंसर में भी आनी है। द आंसर टू द मैथमेटिकल डिवीजन, जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो अगेन 6.0, तो ये सबसे कम डेसिमल इसी में है, इसी के सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट आ रहा है, तो आंसर में भी सिर्फ इसी के अंदर ऐसा हो रहा है, किसी और में आंसर ऐसा नहीं हो रहा। आंसर काफी लंबा आ रहा होगा, लेकिन सही आंसर यही होगा क्योंकि हमने सबसे कम वाला लेना है। तो ये एमसीक्यूज मुझे नहीं ख्याल कि आपने किसी और ने आपको इतनी इन डिटेल समझाया होगा। मुझे नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में कोई टीचर होंगे, नो डाउट, लेकिन इस तरह पैनल के ऊपर आपको समझाना, साथ में चीज़ों को एक्सप्लेन करना, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, मेरा मकसद ही ये है कि हर बच्चा, वो जो गाँव में बैठा हुआ है, शहर में बैठा हुआ है, जिसके ऊपर इतनी रिसोर्सेज नहीं है अच्छे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जाकर पढ़ने की, तो वो यहाँ पे लेक्चर देख के मेरी जान अपना फायदा ले। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे नीचे फर्स्ट कमेंट के अंदर, मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अपनी रिवीजन में जहां मर्जी आप यूज कर लेना अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। जो भी मैंने यहाँ पे रीजन भी लिखी हुई है 1 लाइन, ताकि आपको उनका भी फायदा हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे द आंसर ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन 24.4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5.0, द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज, सबसे कम किस में है 5.0, ये सबसे कम नंबर है, तो ये यही आंसर आएगा। ठीक है, इसी के अंदर ही आंसर में भी वही नंबर होगा जो सबसे कम डेसिमल के अंदर होगा, तो 4.9 ही है इसके अंदर। इसके बाद हाउ मेनी, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी रिटेन्ड इन द फॉलोइंग मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। तो मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए सबसे कम जो नंबर होगा जिस वही हमने यूज करना है। ठीक है, विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हमने काउंट कर लेने, आंसर में भी उतने ही रखने हैं, तो वही आंसर लिख देना है। सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हुए हमने देखना है तो जो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाला है उसको हमने मैच करना है और उसी को हमने आंसर में लिखना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसमें देखो तो 2 हैं, इसमें देखो तो ये लेफ्ट वाले सारे जीरो खत्म, 1 2 3 4 है, इसमें देखो तो सारे जीरो दरमियान में अगर नंबर्स का तो काउंट होना ही होना है, 1 2 3 4 5 6 6 है। इसमें देखो तो जीरो राइट साइड पे अगर सारे काउंट होने तो 1 2 3 4 है। 3 स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ द रोड विद द स्केल विल मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, रिकॉर्ड द वॉल्यूम एज, द करेक्ट आंसर इज 1 मिलीमीटर है। मीटर में करोगे तो आंसर किस में आ रहा है, मीटर में, लेकिन यहाँ पे क्या है उसकी अनसर्टेनिटी, उसका लीस्ट काउंट 0.001 मिलीमीटर होता है। तो जब हम उसका लीस्ट काउंट में देखेंगे तो वो क्या है 0.001, ठीक है, 0.001 मीटर होता है, कौन सा 1 मिलीमीटर। तो आंसर में भी 3 वैल्यूज होनी चाहिए डिजिट के बाद, तो आंसर में 3 वैल्यू किस में आ रही है, इसमें आ रही है, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। द राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। द राउंड ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनको मतलब 3 में हमने चेंज करना है, तो 3 में आपने चेंज कर लेना है। ठीक है, इसको पॉइंट को यहाँ ले आएंगे तो वो क्या बन जाएगा 2.06, ये 2.06 साथ में 10 की मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, इसको भी हम लोग यहाँ ले आएंगे तो वो ला के राउंड ऑफ कर लेंगे, 6 आ रहा है तो वो 6 बनेगा, 10 के बाद तो ये 3 बन जाएंगे, कोई इतना इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या है जी, लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट मेजर्ड, ये लेंथ है ये विड्थ है, दोनों दी हुई हैं। फाइंड द एरिया, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना तो क्या बन जाना, एरिया बन जाना है। फाइंड द एरिया प्लेट आंसर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब देखो सबसे कम आंसर में कितने होने चाहिए, देखते हैं अभी 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 है, तो आंसर में 3 होने चाहिए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इतना लंबा आंसर आ जाएगा, ये गलत आंसर है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 3 पे लेके ना तो 267.18 खत्म कर देंगे, 3 में आना चाहिए, तो देखो ना ये भी 3 में है, तो 3 में मल्टीप्लाई करना आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। उसने बताया कि उसको आंसर को लिखो सिग्निफिकेंट फिगर में, तो वो हमने लिख दिया हुआ है। आगे जी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिसीजन कैसे लेनी, एक्यूरेसी कैसे लेनी, बहुत ज्यादा आसान है। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि अब हमने मिल के ये जंग लड़नी है। ये जो मिशन है 500 का, ऐसे अबोर्ड नहीं हो जाना, मिलने जाना। पाकिस्तान का आधे से ज्यादा बच्चा 65% बच्चे फेल होते हैं, उनकी सैपरीज होती हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसा ना करें, हम लोग आपके साथ मिलके एफर्ट करें, जान मारें, वो तभी पॉसिबल है जब आप मेरे साथ मिलोगे, हम दोनों मिलके ये जो चीज़ है इसको आगे लेके चलेंगे।
डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है। द टर्म प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द फिजिक्स मेजरमेंट्स। कोई भी मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है, कितनी सही है, वो उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या है, उसमें कितनी चीजें एक्यूरेटली हमने ऐड की हुई हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिसीजन को देखते हैं। दे शुड बी द डिस्टिंग्विश्ड क्लियरली। द प्रिसाइजन ऑफ द मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। प्रिसीजन जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है उस चीज से जिसके साथ हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर हम मीटर रोल की बात करेंगे तो मीटर रोल के ऊपर प्रिसीजन डिपेंड करेगी। अगर हम लोग वही मेजरमेंट स्केल से करेंगे तो स्केल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मेजरमेंट के ऊपर, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। और उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करने का मतलब क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड का मतलब है द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट। जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास है, आप कह लो कि मीटर रोल है, अब उसको देखोगे तो 0.1 सेंटीमीटर उसका स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट है। अगर और ज्यादा छोटा हम देख लें तो वर्नियर कैलिपर है, उसका 0.001 है। अगर हम और स्क्रू गेज में जाए उसका और छोटा है, 0.0001 है। जितना छोटा वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, उतनी ज्यादा वो चीज क्या होगी, प्रिसाइज होगी, सही होगी। ये एमसीक्यूज आपको आगे आना भी है। ये देखो, द लीस्ट काउंट ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंड बाय द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट, ठीक है। उस मेजरमेंट की प्रिसीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो चीज जो है कितनी ज्यादा प्रिसाइज है, कितनी ज्यादा ठीक है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो इसको हम देखते हैं। ये द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंड द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, प्रिसीजन। अब बैक चलते हैं हम लोग। एक्यूरेसी क्या डिपेंड कर रही, एक्यूरेसी डिपेंड कर रही फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। वो और चीज है, ये और चीज है, वो और चीज है, ये और चीज। अब एमसीक्यू आ जाएगा, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो डिपेंड कर रही है हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेसी पे, ठीक है। ये दोनों की डिफाइन आप लिख देना, जितना छोटा फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उतना ज्यादा आंसर अच्छा होगा, सही होगा। जितनी छोटी प्रिसीजन होगी, वैल्यू होगी लीस्ट काउंट की, उतना ज्यादा आंसर अच्छा होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। आगे हम चलते हैं तो चेक करते हैं एक्सप्लेनेशन। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। कंक्लूजन, द प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन व्हिच हैज द लेस प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन व्हिच हैज लेस फ्रैक्शनल और, मैंने ये भी बता दिया आपको दोनों, जिसका कम से कम लीस्ट काउंट होगा वो ज्यादा अच्छी है, जिसका कम से कम फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो ज्यादा और अच्छी है, ठीक है। ठीक है जी, ओके जी। आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अगर हमने निकालनी हो तो ये मेरे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने क्या निकालना है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ठीक है। वो क्या होगी, 0.1 अगर उसका लीस्ट काउंट है तो उससे हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया पहले स्टार्ट में कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये उसकी परसीजन, ये उसकी ये लीस्ट काउंट है, उसकी परसीजन जितनी कम होगा उतना अच्छा, ये जितना कम होगा उतनी ज्यादा अच्छी उसकी एक्यूरेसी। तो दोनों चीजें यहाँ पे दे दी हुई है एक ही चीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है अगेन वही चीज है, ये मेरे पास लीस्ट काउंट है, अब और छोटा हो गया है, इसका मतलब है ये चीज उतनी ज्यादा प्रिसाइज है, और दोनों को डिवाइड करेंगे जितना छोटा आंसर आएगा उतनी ज्यादा वो एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट कैसे होगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर उसका लीस्ट काउंट, तो ये आंसर निकालना मुश्किल नहीं है। द सम, इन सबको सम करेंगे द एक्यूरेट द अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट, क्या चीज सबसे बेस्ट होगी, देखो जरा, 1 2 इसमें भी 2 है, 1 2 3 इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, इस 1 2, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे ये वाला, क्योंकि इसमें 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो यही आंसर हमारा सही है जिसमें 2 है, क्योंकि 2 सीक्वेंट फिगर यूज होंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम यूज करें 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी कम है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा, तो यही वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। मजा आ रहा है ना आपको, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा बच्चों के ये जो, यार देखो फिजिक्स में चीज होती है एमसीक्यूज की। अगर तुम्हें एमसीक्यूज चैप्टर में से लॉन्ग भी आना है, इस चैप्टर में से शॉर्ट में आना है, इस चैप्टर में से एमसीक्यूज तुम्हारे क्लियर हो रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द मैसेज गिवन इन केजी टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। लो जी, ये इन केजी इनको हमने अप्रोप्रिएट प्रिसीजन में करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जमा कर लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे कम वैल्यू कौन सी, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4, तो आंसर में कितना होना चाहिए, 1 2 3 3 होने चाहिए, ठीक है। तो आंसर मेरे पास है 20.4454, तो मैं लिखूंगा 20.4, उसके आगे कुछ नहीं क्योंकि 3 है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस वही होंगी जो ऊपर है। आगे जी हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट। तो अनसर्टेनिटी के भी 3 रूल हैं, या तो वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, या एडेड और सब्ट्रैक्शन होगा, या पावर।
ये दो तो पहले आप पढ़ चुके हो ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला अनसर्टेनिटी के अंदर भी पढ़ चुके हो, और उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये पावर रूल जो है नई चीज आई है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एडिंग और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जब हम ऐड कर रहे होंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो ऐड ही होगी, ठीक है। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ने हमेशा जो है ना वो जो है ऐड ही होना है, ठीक है, उसने हमेशा ऐड ही होना है। ये देखो ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, ये दोनों ऐड होंगे 0.1, इसकी भी 0.1, तो ऐड हो कितने बन गए 0.2, ठीक है, समझ आ रही है, ओके। यहाँ पे भी देख लो 0.1 0.1, तो हमेशा जो हमारे पास चीजें आ रही हैं उनको हमने ऐड ही करना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर क्या है, जो आंसर है द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कोई फायदा नहीं है, ओके है, कोई इशू नहीं है। 0.1 है, उसकी वैल्यू क्या है, वी की ये हमारे पास है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 0.05 है, उसको हमने डिवाइड कर दिया, ये आप रहने दें, इसका कोई इतना ज्यादा नहीं है। पावर फैक्टर को आप जरा समझें, पावर फैक्टर क्या है, जो पावर होगी उसको हमने मल्टीप्लाई करना है शुरू में, ठीक है। मैं आपको जरा बताता हूँ, ये देखो इसको जरा समझना है। मल्टीप्लीकेशन और प्लस माइनस आपको समझ आ चुका हुआ है, अब इसको जरा समझो आप लोग। इसमें क्या है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर फैक्टर इन द फार्मूला। जो भी पावर फैक्टर है उसके साथ हमने जो अनसर्टेनिटी की परसेंटेज आ रही है उसको मल्टीप्लाई करना है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये आपको यहाँ समझ आएगा। मेरे पास उसने वैल्यू क्या दी हुई है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऊपर आ गई। मेजरिंग वैल्यू क्या है 1.25, तो मैंने क्या निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के पावर फैक्टर ये कह रहा है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो भी उसकी पावर होगी। तो पहले मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। 0.01 है, उसको मैंने डिवाइड करना है जो वैल्यू मुझे दी हुई है, जो मेजर्ड वैल्यू, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया, फार्मूला बार बार यही यूज हो रहा है, ऊपर लीस्ट काउंट, नीचे मेजर्ड वैल्यू। अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो परसेंटेज, नहीं करेंगे तो फ्रैक्शनल, ठीक है। तो यहाँ मैंने परसेंटेज निकाल के मल्टीप्लाई बाय इसको 100 से भी करना ही है, तो ये आंसर लगा 0.8। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है एरिया निकालना है, कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो उसमें पावर क्या आ रही 2, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करना 0.8 को 2 से, तो 1.6%। पॉइंट समझ आ रहा है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, ओके, समझ आ गई सब बच्चों को, ठीक है, पावर फैक्टर की। और यहाँ पे क्या है जी, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम निकल आना है, तो 1 2 3 तीनों वैल्यूज दी हुई हैं, इन तीनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इशू क्या है कि ये वैल्यू मीटर में है, ये वाली मीटर में है, ये दोनों वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू मीटर में, ये भी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस दी हुई है, ये और ये, लेकिन ये मीटर में नहीं है। तो इसको मीटर में डिवाइड करने के लिए मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर को 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो ये मीटर में दी हुई, ये मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर से मीटर से करना है, तो इसकी पावर 10 की पावर -2 ऊपर आ जाएगी। अब ये तीनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जब 1 2 3 ये तीन वैल्यूज के जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आया, ये वाला आंसर आ गया। अब इसमें सबसे कम वैल्यू कितनी है, 3 ही है, तो मेरा इट मीन्स टू से आंसर जो है ना उसको मैंने 2 3 3 1 2 इसमें 2 है, 1 2 3 इसमें 3 है, 1 2 3 इसमें भी 3 है, मल्टीप्लाई कर लिया सबने। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इस आंसर को राउंड ऑफ करना है, तो मैंने इसको कहां तक लेके आना है, सिर्फ और सिर्फ 2 तक। पॉइंट समझ आ रहा है, 2 तक। अब 2 तक कैसे आएगा, 1 2, यहाँ पे तो 2 सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर ये आ गया। इसको मैं लिखूंगा 2.4, 4 क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 आ चुका है। अब 5 के बाद क्या है 2 है, तो 5 क्या है यहाँ पे, उसके बाद और नंबर है तो ये क्या बन जाएगा 4, 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर का क्यूब, क्योंकि वहां पे हम क्या निकाल रहे हैं जनाब, वहां पे हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है जी। आई होप सब बच्चों को यहां तक समझ आ चुकी है। अगेन सेम टू सेम उसी तरीके से ये है, इसके अंदर जो किलोग्राम में चीजें दी हुई हैं उनको आपने चेंजेस कर लेने हैं, ग्राम वगैरह में तो हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये भी ओके है, कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पावर है, तो पावर को हमने क्या करना है 2 से अनसर्टेनिटीज को जमा करके 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ओके, ये भी इशू कोई नहीं है। ये जो पावर है, इस पावर को हमने क्या करना है, उसकी पावर को मल्टीप्लाई करना था, फिर जाके हमारे पास अनसर्टेनिटी आनी, वो भी ओके है। एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ राइटिंग फिजिकल क्वांटिटी इन देयर डायमेंशन एंड देयर बेनिफिट्स। लास्ट टॉपिक डायमेंशंस का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। डायमेंशंस के 3 बेनिफिट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जो मैं समझ रहा हूं कि आपको अनसर्टेनिटी की, प्रिसीजंस की, एक्यूरेसी की और सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ये 4-5 चीजें हमने पढ़ी अभी तक, तो आपको समझ आ चुका होगा कि हमने अपनी मेजरमेंट में से
ये सब चीज़ें कैसे निकालनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की क्या क्या डिमेंशंस हैं। इसकी 3 चीज़ें हैं, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, और उसके बाद डेरिवेशन ऑफ फार्मूला और लिमिटेशन इन डायमेंशन एनालिसिस। ये 3 इसके बेनिफिट्स हैं जो अगर हम इस टॉपिक पूरे को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगेन वही बात वो आप सबने किया होगा, लेकिन मैं छोटा सा आपको रिमाइंडर करवा देता हूँ। इंट्रोडक्शन है, एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी है ना उसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के साथ ही मेजर करते हैं। जैसे वेलोसिटी है तो उसमें क्या है, लेंथ है, उसमें टाइम भी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे लेट्स सपोज फोर्स की है, तो फोर्स किसी ना किसी चीज के ऊपर लगे तो उसका क्या होगा, मैस होगा, ठीक है। फोर्स के अंदर F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन आती है, तो इसका मतलब है वहां पे लेंथ भी होगी, टाइम भी होगा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना उसको हम कह लो फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ ही मेजर कर रहे होते हैं। दीज मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन। इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस। लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं क्योंकि ये वीडियो एडिट के बगैर अपलोड होनी है, तो इस वजह से आप सब जरा देखो इसको। तो डायमेंशंस का आपको समझ आ गया है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किसी ना किसी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के साथ क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। These measurable properties are called dimension. Dimension describe the qualitative nature of the physical quantity in terms of fundamental quantities. Fundamental quantities जो हमारे पास हैं उनकी टर्म्स के अंदर हम जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबको कवर करना है। कैसे, मैस है, जो लेट्स सपोज मेरे पास वेलोसिटी है, उसकी डिमेंशंस क्या है, एक्सेलरेशन उसकी डिमेंशन मुझे बताओ क्या है, क्योंकि हमने यूज बस यही करने हैं 4-5 इन्हीं को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इनकी टर्म्स के अंदर हमने बताना है कि वो चीज क्या बनती है। पॉइंट समझ आ रहा है ना आप सबको, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसके अलावा फोर्स, मोमेंटम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ये सब चीजें हमने बतानी है। फंडामेंटल dimension, the different measurable quantities like length, depth, height, diameter and light year are the measurable in meters and are represented by the same dimension of the length. कोई भी चीज ले लो, लेंथ ले लो, डेप्थ ले लो, विड्थ ले लो, आप हाइट ले लो, ये सब क्या है, लेंथ ही है। तो उसको हम किससे करते हैं, एल से। दोनों साइड पे हमने अपनी ब्रैकेट लगानी है, फिर वो डायमेंशन बननी है। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अदर फंडामेंटल डायमेंशंस आर, मैथ्स के लिए हम एम यूज करते हैं, टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, और टेम्परेचर के लिए यहाँ पे हम थीटा यूज करते हैं, ठीक है। दीज 5 डायमेंशंस आर कंसीडर्ड बेसिक बिकॉज दे आर डायरेक्टली मेजरेबल इन एक्सपेरिमेंट। इन 4-5 चीजों को हम लोग बेसिक कहते हैं। कितनी है ये सुन लो, ये 5 है, तो आपको एमसीक्यू आ सकता है 5 डायमेंशंस हैं, हमने बतानी है। 5 लिखी हुई है, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज, द डायमेंशंस ऑफ द अदर क्वांटिटीज इंडिकेट हाउ दे आर रिलेटेड टू द बेसिक क्वांटिटीज। कि जब बेसिक मैंने क्वांटिटीज देखी हैं उनसे हमने कैसे ये ड्राइव चीजें बाकी की हुई हैं, फोर्स कैसे बनाया है, टाइम वगैरह से, लेंथ वगैरह को यूज करते हुए, जो है ना वो बाकी हमने क्वांटिटीज कैसे बनाई है उन 5 क्वांटिटीज को यूज करते हुए, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे देखो स्पीड है, द स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, यही होता है ना स्पीड का फार्मूला, आपने पढ़ा हुआ है 9th-10th में, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, लेंथ में, जिस लेंथ में लेते हैं ना उसका कैपिटल एल आ जाएगा, और टाइम को क्या लेते हैं, टी। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, एल टी माइनस 1, टी की पावर -1, एल टी -1, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास उसकी डायमेंशन किसकी, वेलोसिटी की। एक्सेलरेशन की क्या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी क्या आ गई, एल टी -1, तो ये आ गई एल टी -1, लेकिन उसके नीचे एक और टी है, वेलोसिटी नीचे टी है, तो एक टी और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल टी -2। तो वेलोसिटी की एल टी -1 और इसकी आ गई है एल टी -2। फोर्स की क्या है, एम ए। इसको जरा समझो, मैं ये आपको लिख के समझाता हूँ। फोर्स की क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। मैथ्स का क्या आ गया, एम कैपिटल, ये डायमेंशन है। लेकिन एक्सेलरेशन की क्या है, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एम तो वैसे का वैसे आ गया, टी नीचे आ गया। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस किसमें लेते हैं, लेंथ में, और नीचे डिस्टेंस ओवर टाइम मतलब टी एक और नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एम साथ में एल, और ये टी 2 ऊपर जाएंगे तो टी -2। तो ये किसकी होगी, हमारे पास यहाँ पे फोर्स की, एम एल टी -2। तो आपने इस तरह से उस फार्मूले को यूज करते हुए चीजें चेंज करनी है। फार्मूले में कितनी चीजें आएंगी, 4-5 आ जाएंगी। लेंथ आ जाएगी, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे एल। टाइम आ जाएगा तो उसको हम लिखेंगे टी, ठीक है, और टेम्परेचर आ जाएगा तो उसको हम लिखेंगे टी, ठीक है, और थीटा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अम्पेयर आ जाएगा करंट का,
ठीक है। तो आज आगे यही चीजें जो हमारे पास जो ना वो यूज हो रही हैं। ओके, आई होप सो सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे देखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। बाय द यूज ऑफ डायमेंशनलिटी वी कैन चेक द होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। अब हम कर रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज कि हमने डायमेंशन बनाने तो सीख ली है, फोर्स का बना के देख लिया है, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हम होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन का कि आया वो इक्वेशन सही है या नहीं। ये इसका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है? ये पहला बेनिफिट है। दूसरा क्या है? ड्राइव अ फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। हम फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला भी रेडी कर सकते हैं। तो ये दो इसके बेनिफिट हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। पहला बेनिफिट मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ आप सबसे। पहला बेनिफिट है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन कैन बी चेक्ड बाय शोइंग द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज। कि आया दोनों साइड पे जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन अगर सेम आती हैं तो वो इक्वेशन क्या है? सही है। जैसे मेरे पास यहाँ पे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, मेरे पास ये एक इक्वेशन है। मैंने अब चेक करना है कि इधर वाली साइड पे और दोनों साइड पे जो आंसर है डायमेंशंस का सेम आता है। ये हम कहते हैं इसको होमोजेनिटी। अब मैं इसको जब s का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, लेंथ, तो इसका क्या आ जाएगा? सिर्फ l, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि डिस्टेंस को हमने कैपिटल L लिखना है, तो ये l आ गया। अब एक साइड पे तो l आ गया। अब इस सारे को भी हमने हल करके सोल्व करके l ही लेके आना है। फिर हम ये कहेंगे कि ये वाली इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, ये सही है। तो हमें देख लेते हैं अभी। इसमें जो 1/2 है ये तो खत्म हो जाएगा ना। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि नंबर की तो हमने बात ही नहीं की। जो भी डिजिट होगा उसका आंसर, उसकी डायमेंशन हमेशा क्या होगी? 0 होगी। तो ये यहाँ से हमारे क्या हो गया? खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। इसमें वी आई वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी है जो स्टार्ट में है। तो बॉडी तो स्टार्ट में रेस्ट पे थी, तो वी आई जो उसकी क्या होगी? 0। तो ये टी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा साथ में। 0 जब मल्टीप्लाई करेगा टी से तो ये भी खत्म, 1/2 भी खत्म। अब सिर्फ बच गया ए टी। ये सारा खत्म होगा। यहाँ सिर्फ क्या बच गया? ए टी। और ये मैंने लिखा भी हुआ है, आपको नोट्स भी ये मिल जाएंगे। ये नोट्स आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पे आपको इसके नोट्स ये वाले मिल जाएंगे। आप वहां पे इनको यूज कर लेना, डाउनलोड कर लेना। इग्नोरिंग द न्यूमेरिकल फैक्टर 1/2 खत्म हो गया है। और आल्सो इग्नोरिंग वी आई टी सो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मैंने लिखा हुआ है, तो खत्म हो गया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उधर बच्चा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे ए टी का स्क्वायर बचा है। ठीक है। अब ए टी के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक साइड पे लेंथ आ गया, इधर आ गया ए टी का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे इसका आंसर निकालना है और इसका भी लेंथ अगर इधर ऐसा है, इधर भी लेंथ होना चाहिए। तो मैं इसको हल सोल्व करता हूँ। एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, ऐसे ही है ना। और साथ में क्या है? टी का स्क्वायर। अब टी का स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी टी है, तो एक टी कट गया, सिर्फ क्या बच गया ऊपर? वी टी। ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? लेंथ ओवर टाइम। ऊपर भी क्या है? टाइम है, तो ये टाइम और ये टाइम कट गया। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का एल आ गया, इससे क्या आ गया? टाइम। तो एल इज इक्वल टू एल। इधर वाली साइड पे भी एल, उधर वाली साइड पे भी एल। तो यही मैंने आगे आपको करके भी दिखाया होगा। ठीक है। ए टी का स्क्वायर ए हमारे पास है, ये साथ में टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर क्या आ गया? टी का स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ गया? एल नीचे, लेकिन एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ओवर टाइम तो नीचे 2 टी होंगी। तो टी -2 ऊपर जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो एल ही आ जाएगा। उस तरह कर लो, इस तरह कर लो, दोनों का आंसर सेम है। होमोजेनिटी हमें ये बताती है कि जो आंसर है ये बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं चेक होमोजेनिटी ऑफ रिलेशन v इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय l ओवर m। इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब आपको पेपर में आना है। इसको मैं सिंपल सा कर देता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या आएगा? वेलोसिटी में इधर कर देता हूँ। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस को हम लेते हैं लेंथ में, और टाइम ओवर टाइम मतलब t। तो ये इसका आंसर आ गया l t -1। ये इसका एक साइड का आंसर आ गया। दूसरी साइड पर देखो तो इसकी पावर सबकी आ जानी 1/2। तो 1/2 पावर हमने लिखनी ही नहीं, क्योंकि उसकी तो कोई डिमेंशन होती ही नहीं है। बाकी बच गया टी का टी आ गया, एल का क्या आ गया? लेंथ आ गई, और एम मैस, एम का मतलब होता है मैस, तो वो आ गया एम। तो इसका आंसर आ गया, यहाँ पे लिखता हूं मैं, अगर एल टी साथ में ऊपर एम जाएगा तो -1। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम नहीं है, तो इसकी होमोजेनिटी पूरी नहीं हो रही। सो दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। तो ये जो वाली जो इक्वेशन है, इसकी होमोजेनिटी चेक करके हमें देखा कि ये इक्वेशन क्या है? रॉन्ग है, ये सही नहीं है। ओके, ये डायमेंशन का हमें पहला बेनिफिट है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट इसका क्या है? डेरिवेशन ऑफ फार्मूला का, हम इससे फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे किसका फार्मूला है। ड्राइव अ फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत अहम क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि पेपर में इस साल ये जरूर आएगा। ठीक है, ड्राइव अ फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग
अ सर्कल, सर्कल में मूव कर रहा है, उसका फार्मूला बनाओ आप सब लोग। वेलोसिटी उसकी v है। अज्यूम दैट द फोर्स डिपेंड अपॉन द मास, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है फोर्स। कौन सी फोर्स हमने निकाला है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसने कहा है कि जो उसकी फोर्स है ना वो डिपेंड कर रही है किसी कुछ चीजों के ऊपर, वो डिपेंड कर रही है। हम अभी देख लेते हैं। उसने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बनाओ और वो बॉडी जो है ना वो सर्कल के अंदर मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी v है और जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है मास के ऊपर ऑफ द ऑब्जेक्ट और रेडियस के ऊपर। अब यहाँ पे तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, स्पीड में मूव हो रही है, मास है उसका, और साथ में उसका क्या है? रेडियस। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी और रेडियस। मास को हमने कह दिया a, वेलोसिटी को कह दिया b और r को कह दिया c। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हमने इज इक्वल टू साथ में k वहां पे कांस्टेंट लेके आना है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, हम इसको लेके f इज इक्वल टू k m a v b r c। ठीक है, ये हम यहाँ पे ले आए हैं। अब वेयर k इज अ कांस्टेंट डायमेंशनली, तो डायमेंशनलेस k की तो वैल्यू खत्म ही होगी ना। अब हमने a b और c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फोर्स की अगर हम बात करें, एक्सप्रेस द इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू एम ए। ये इसकी मैं बात करने लगा हूं, इसकी। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। मैथ का क्या आ गया? m। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। तो मैं वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस मतलब लेंथ ओवर टाइम। तो टाइम एक और नीचे पहले है तो वो क्या बन जाएगा? टी का स्केयर। तो ये बन गया एम एल टी का पावर -2, क्योंकि ऊपर की ना। तो ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है एम एल टी -2। ठीक है, ओके। ये आपको एक साइड मिल गई एम एल टी -2, एक साइड ये वाली साइड आपको मिल गई, ये वाली, ये लो। अब दूसरी साइड क्या है? एम को क्या कहते हैं हम लोग? मैस। वी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी है, तो एल टी -1 होती है। वेलोसिटी यही होती है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? एल टी -1। और साथ में मेरे पास यहाँ पे है रेडियस है, तो रेडियस क्या है? लेंथ है, तो उसको साथ लिख देंगे लेंथ। ठीक है, तो यहां तक आपको आंसर की समझ आ चुकी है। अब हम आगे चलते हैं। तो एम एल टी -2 एक साइड पे है, एम के साथ मैथ था उसके ए, यहाँ पे वेलोसिटी था तो उसके बाद बी था, तो एम एल टी -2 बाहर बी आ गया। यहाँ रेडियस था तो एल के साथ ऊपर क्या आ गया? सी। अब एम के साथ यहाँ पे क्या है? एम की वैल्यू 1 है तो ए लिख दिया। ठीक है, हमने कंपेयर करना है यहाँ पे पावर्स को। एल के साथ बी प्लस सी है तो साथ में यहाँ पे क्या है? 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो वहां पे 1 नहीं होता है, यहाँ 1 है ना। यहाँ एल के साथ बी प्लस सी, यहाँ एल के साथ ऊपर 1 है तो बी प्लस सी इज 1। यहाँ टी की पावर ऊपर क्या है? -2 है, तो यहाँ टी की पावर क्या है? -b, तो -b इज इक्वल टू -2। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई है? 1। बी की वैल्यू -1 कट गया, बी की वैल्यू क्या आ गई? 2। गौर से सुनो, गौर से बात सुन लो, गौर से बात मेरी सुन लो। ए की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से बी की वैल्यू भी आ गई 2, तो बी की वैल्यू यहाँ 2 में पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ गया? 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1। ये 2 तो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 -2 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो ए की वैल्यू क्या हुई? 1। बी की वैल्यू क्या हुई? यहाँ से कट के बी इज इक्वल टू 2 और सी की वैल्यू क्या हुई? -1। तो ये तीन वैल्यूज मेरे पास आई हैं। अब इन तीन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। ये देखो के एम की वैल्यू क्या आई है? 1। बी की वैल्यू क्या आई है? 2 और सी की वैल्यू क्या आई है? -1। ठीक है, तो ए बी सी जो शुरू में मेरे पास क्वेश्चन थी वहां मैंने पुट कर दी। तो के वैसे का वैसे, एम और वी वैसे का वैसे, आर नीचे आ गया, पावर ऊपर है तो नीचे आ गया। तो सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला यही नहीं होता? के इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के एम वी का स्क्वायर ओवर आर। तो ये हमने यहाँ से उसका क्या निकाल लिया? आंसर निकाल लिया है। ठीक है जी। लिमिटेशन इन डायमेंशन एनालिसिस दैट द डायमेंशन मेथड कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर द इक्वेशन इज रॉन्ग। कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर द इक्वेशन इज रॉन्ग। ये नहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते कि क्वेश्चन गलत है या सही। क्वेश्चन बना हम सकते हैं कि बन सकती है, लेकिन ये नहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि उसको चेक कर लें आया हमने जो ये भी सेंटीमीटर फोर्स की एफ इज इक्वल टू के एम वी का स्क्वायर वाली इक्वेशन बनाई है, ये सही बनी है या गलत। बन तो गई है मैथ को यूज करते हुए, लेकिन सही है या गलत ये उसकी लिमिट है। हम डायमेंशन एनालिसिस को यहाँ तक लिमिट करते हैं क्योंकि इसका हम आंसर सही से निकाल देते हैं, लेकिन चेक नहीं कर सकते। ठीक है, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ द फोर्स एंड एनर्जी इज, फोर्स की हम निकालो एफ इज इक्वल टू एम। चलो मैं निकाल देता हूँ, आपको जरा आसानी हो जाएगी। मैं निकालता हूँ, ये देखो जरा। उसने कहा रेशियो निकालो डायमेंशन किसकी? फोर्स की एनर्जी की। फोर्स क्या होती है? एफ इज इक्वल टू एम में, और एनर्जी क्या होती है? 1/2 एम वी का स्क्वायर। यही कर लो जब भी हमने निकाली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही कर लो आप। तो 1/2 की तो नहीं होती, एम की क्या होती है? मैथ की एम। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जो ओवर टाइम है जब ऊपर जाएगा तो वो
ऊपर चला जाएगा, m ये स्केयर है v का, l का स्केयर, t ऊपर जाएगा तो t माइनस 1, लेकिन उसका स्केयर लेंगे तो t माइनस 2। ये मेरे पास आ गई फोर्स की, ये उसकी एनर्जी की, ये एनर्जी की मेरे पास आ गई ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2, ये किसकी आ गई है, एनर्जी की। ये लिखा हुआ है मैंने आपको, क्योंकि आपको नोट्स मैंने ये वाले दे देने हैं। इसकी बात करें फोर्स की, तो m आ जाएगा, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वेलोसिटी ओवर क्या आ जाएगा, टाइम। m वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम पहले भी एक नीचे है, तो ये आ जाएगा ml, ऊपर जाएगा तो t माइनस 2, तो ml t माइनस 2 उसका हो गया। दोनों की अगर हम दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ऊपर किसको रखना है, ऊपर रखना है फोर्स को, नीचे रखना है किसको, एनर्जी को, तो m l का स्केयर t माइनस 2, t माइनस 2 कट गया, m कट गया, एक l से ये l कट गया, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा l माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, l माइनस 1। नजर आ रहा है, l से l कट गया, नीचे एक l बच गया, वो l ऊपर जाएगा तो l माइनस 1 बन जाएगा। तो मेरी जान मेरे जिगर, ये आपने याद करनी है इनके फार्मूले, ठीक है। ये फार्मूला भी मैं लिख के बता दिया आपको, सारी मैंने ड्राइव करके भी यहाँ पे बता दी हुई है। राइट द डायमेंशंस ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट, E इज इक्वल टू एच वी, E इज इक्वल टू एच वी। ये h यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इसको हम कहते हैं, इस h को, h हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट, E हमारे पास क्या है, एनर्जी। E की क्या है यहाँ पे, एनर्जी। मैंने अभी पीछे निकाली भी हुई एनर्जी की। एनर्जी की यहाँ पे हमारे पास क्या थी, बताओ जरा सारे बच्चे, कहाँ चली गई है। देखो मैं लेक्चर खत्म कर सकता था, लेकिन मैं एमसीक्यूज भी साथ में करवा रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपको मैं एमसीक्यूज ना करवाऊँ, ठीक है। तो एमसीक्यूज मस्ट है मेरी जगह, वो मस्ट हमने करना है। ये देखो एनर्जी की है ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2 हमारे पास एनर्जी की है, ml2t माइनस एनर्जी आ गई, और हमने यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, तो ये h इधर जो v इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ये v हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब टाइम होता है, तो ये t माइनस 1 होती है फ्रीक्वेंसी, t माइनस 1 फ्रीक्वेंसी की होती है, ऊपर जाएगी तो t प्लस 1 बन जाएगा। जब प्लस 1 बन जाएगा t प्लस 1, तो एक t से ये 2 माइनस के t है, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, एक t माइनस का सिर्फ बचेगा, क्योंकि ये 2 t माइनस के हैं, एक प्लस का होगा, तो एक माइनस का बच ही जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा प्लांक्स का। एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा ओवर टी, थीटा में हमारी कोई डिमेंशन नहीं होती, टी है ऊपर जाएगा तो t माइनस 1। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज आपको शॉर्ट में आने हैं, एज अ शॉर्ट आपको आने, ठीक है। आइडेंटिफाई व्हिच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डिमेंशन, किन की डिमेंशन एक जैसी नहीं है, डज नॉट है, इनकी भी एक जैसी होगी, आंसर निकालोगे, इनकी भी एक जैसी होगी, इनकी भी होगी, लेकिन इनकी नहीं होगी। कैसे देखते हैं अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर का स्केयर, एम आर का स्केयर, ये क्या है, आइडेंटिकल नहीं है। और मोमेंट ऑफ फोर्स वो होता है आर एफ, ठीक है। एम क्या होगा, एम आर का स्केयर मतलब एल, और आर क्या होता है, रेडियस होता है, मतलब लेंथ है ना, तो ये एल। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। तो ये देखो दोनों आइडेंटिकल नहीं, एक जैसी नहीं है, बाकी सारे आइडेंटिकल हैं। टार्क को ले लो, वर्क को ले लो, वर्क क्या होता है एफ डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क एफ डी, वर्क फोर्स और डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है एम ए, और साथ में क्या होता है डी। एम क्या होता है मैस, और ए क्या होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, तो टाइम नीचे 2 हो जाएंगे, डिस्टेंस क्या हो गया एक और एल, तो एम एल का स्केयर टी ऊपर जाएगा माइनस 2, ठीक है। ये किसका हो गया, वर्क का, वर्क का, वर्क का। अब टार्क का निकालोगे तो वो क्या होगा, टार्क का होता है आर एफ, ठीक है। अब आर, टार्क क्या होता है आर एफ होता है, तो आर को हम लेंथ ही कहते हैं, तो चाहे एफ डी हो जाए या आर एफ हो, दोनों का आंसर क्या सेम ही नहीं आना, सेम ही आएगा, क्योंकि टार्क का भी वही फार्मूला है और फोर्स का भी वही फार्मूला है, तो दोनों आइडेंटिकल है। इंपल्स और मोमेंटम का दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का सेम। इंपल्स क्या होती है टी मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है एम वी। इसको मैं आपको काउंट करके देता हूं, ये आपको समझ आएगा ये आइडेंटिकल है कि नहीं है। देखो जरा, टी आ गया, टी फोर्स क्या होता है एम ए, ठीक है। तो टी एम का आ गया, एम ए का एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस ओवर टी का स्केयर, तो ये हो गया एम एल, एक टी यहां से कट गया, टी माइनस 1, ये आ गया इसका इंपल्स का, ठीक है। ये इंपल्स का आंसर आ गया। एम का क्या होता है मैस का क्या होता है एम, वेलोसिटी क्या होता है एल ओवर टी, तो ये बन गया एम एल टी माइनस 1। तो देखो 1 और 2 ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, सेम आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपको कितने जरा निकालने पड़ेंगे, फिर जाके आपको याद होगा कि ये वाला आइडेंटिकल है। लेकिन सिंपल आप याद कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों क्या है, आइडेंटिकल नहीं है। लंबा क्वेश्चन आपका नहीं होगा। मजा तब आता है जब आपको एमसीक्यूज भी साथ में आते हो, क्योंकि हमने 500 मार्क्स लेने हैं।
यहाँ पे आगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहना है, बॉडी वेलोसिटी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी की अभी पीछे डायमेंशन निकाली हुई है। 1/2 की कोई नहीं होती, मास की m होती है, वेलोसिटी की L-T-1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास m आ गया, वेलोसिटी का क्या लेना, हमने स्केल लेना है, तो L-T-1 का स्केल ले लेंगे। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, मैं तो आपको जस्ट रफली करके बता रहा हूँ, आपने अच्छे से उसको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये रहने दो क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। शो दैट द एक्सप्रेशन VF2 - VA2 इज डायमेंशनली करेक्ट। इससे बताना कि उनका आंसर डायमेंशनली बिल्कुल सही है, मतलब होमोजेनिटी चेक करनी, दोनों साइड का आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो VF का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर, दोनों वेलोसिटी है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी निकालेंगे तो आंसर वेलोसिटी ही आना है। और वेलोसिटी की मुझे बताओ क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डायमेंशन डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो वो क्या होता है, डिस्टेंस कहलाते हैं लेंथ में ओवर टाइम, L-T-1। ये एक साइड आ गई है, कौन सी, ये वाली। अब 2 ऐसे करेंगे तो वो 2 डिमेंशन लेस होता है, नंबर की तो डिमेंशन कोई होती नहीं है। तो यहाँ मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी ओवर टाइम, साथ में एस है तो वो भी डिस्टेंस है, तो वो आ जाएगा L। तो मैं लिखूंगा इसको, वेलोसिटी क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम पहले नीचे है एक, और एक L है यहाँ नीचे, तो यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी ओवर टाइम 2SA। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, कहाँ पे गलती हो रही है, वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम, साथ में मेरे पास L है, तो L का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, नहीं गलती नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है आ रही हम लोग। L का स्क्वायर ओवर क्या आ गया, नीचे से ये ऊपर जाएगा -T का स्क्वायर। तो इसका आंसर आया L का स्क्वायर T माइनस का -2, ठीक है। अब हमने इसका आंसर देखना है। अब इसके आंसर के अंदर ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। तो वेलोसिटी का जब स्क्वायर है तो सारे का क्या लेना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर। तो आ जाएगा L का स्क्वायर T-2 का भी स्क्वायर, क्योंकि T-1 है ना, तो वो -2 बन जाएगा, ये L का 2 बन जाएगा। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर देखो सेम नहीं आ रहे, चाहे ये वाली साइड ले लो उसका आंसर भी सेम है, ये वाली साइड ले लो, इसमें गलती कहाँ होगी, ये स्क्वायर का होगा। तो स्क्वायर की वजह से हमने स्क्वायर लेना है। तो जब दोनों को हम काउंट करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc का स्क्वायर। E क्या हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, वर्क होता है, वर्क क्या होता है F.D। तो फोर्स का हम निकाल लेते हैं, फोर्स का मैंने पहले वैसे निकाला हुआ है, ML-T-2 आ जाएगा, लेंथ का क्या आ जाएगा L, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड पे ये आ जाएगा। M क्या मेरे पास मैस है, तो वो M आ जाएगा। C क्या, यहाँ पे वेलोसिटी, याद रखो ये क्वेश्चन पेपर में आना है, ये क्वेश्चन पेपर में पूरे पंजाब में कहीं ना कहीं पे आना है, ये लिख लो ये वाला भी। और जो पहले मैंने बताया VF का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर, वो भी आना है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि E का तो मैंने निकाल लिया, एनर्जी का मतलब है वर्क डन का मतलब F.D। लेकिन यहाँ पे मसला है MC का, M क्या है मैस, C यहाँ वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, अभी मैंने वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल के दिखाया नहीं आपको, डिस्टेंस ओवर टाइम, L ओवर T। L का स्क्वायर T-2 का स्क्वायर, L का स्क्वायर T-2 का स्क्वायर, उसके साथ M है, L का स्क्वायर T-2 का स्क्वायर, लेकिन साथ में M भी है, तो साथ में क्या आ जाएगा, M भी आ जाएगा। तो दोनों साइड एक दूसरे क्या आ रही है, बराबर आ रही है। सो डायमेंशनली हैव द सेम, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो लो जी, ये आपका पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। बहुत टफ टास्क है, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे। कैसा लगा लेक्चर, सब बच्चों ने मुझे बताना है, कैसा आया, मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके मुझे जरूर गाइड करना है, जरूर बताना है। और मैं आपकी, जब आप कमेंट करते हो तो मुझे वहां से एप्रिसिएशन मिलती है, मैं वहां से मोटिवेट होता हूँ। और आई होप सो सब बच्चों को मजा आया होगा। सपोर्ट करेंगे, इसको शेयर करेंगे, हाँ अपने ग्रुप्स के अंदर, अपनी हर जगह पे। 12 आपके चैप्टर्स हैं, तो इंशाल्लाह मैंने 12 दिनों के अंदर 12 वीडियोस बना के अपलोड अपने पास रख लेनी है। आस्ता आस्ता मैं अपनी जो ना वीडियोस को आपके साथ अपलोड करता रहूँगा, और इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। यूथ मिशन 500 हमने स्टार्ट किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। आपका टीचर उसामा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे चैंपियन जो मुझे देख रहे हैं ये जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।